हेलो। मैं हूं अभी यानी आपका फ़लसफ़ी उल्लू एंड वेलकम टू द चैनल। अब आप यहां तक पहुंच ही गए हो तो थोड़ा ठहर जाओ, मेरी कहानी सुन लो। क्या पता आपको पसंद आ जाए, और अगर ना आए तो डिसलाइक का ऑप्शन नीचे है। पर अगर पसंद आ जाए तो बस थोड़ा सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं तो लौटूंगा अपनी कहानियों के साथ। बस आपका इंतज़ार रहेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव लौटे मुझे 2 दिन हुए थे। हरे पीले पत्तों से भरे पेड़ों और झाड़ों से ढके छोटे छोटे काले चट्टानों से बने पहाड़ों से घिरा मेरा छोटा सा गांव, जिसके बीच से बहती वो खूबसूरत सी नदी, छोटी शांत पहाड़ी नदी, जो गर्मियों में सूख कर इतनी ही बची थी कि बस अपने होने का एहसास करा सके। हालांकि अब गांव काफ़ी बदल सा गया था। नीची छतों और ईंटों से बने घरों से होकर सकरी गलियों से अब बिजली के तार गुजर रहे थे। अब तो कई घरों में वाईफाई कनेक्शन भी था। शायद मेरा छोटा सा गांव भी उस बड़े ग्लोबल विलेज की मुहिम का हिस्सा बनने को था। पर इस ग्लोबल विलेज में मेरा वो छोटा सा गांव थोड़ा खोया खोया सा था। अब लोग तो थे, पर अब गांव की वो मंदिर की सीढ़ियाँ, वो चौराहे, वो चौपाल खाली नज़र आते थे। शायद ज़्यादातर लोग अपने गांव से बाहर थे, और जो थे उन सब की दुनिया उनके मोबाइल के इर्द गिर्द ही थी। पर फिर भी खेतों में बटी ज़मीन, बागों में लगे छोटे बड़े पेड़ और एक आध छोटे छोटे बांस के झुरमुटों ने अब भी गांव की उस पुरानी सूरत को सहेज कर रखा था। पर अब 2 दिनों के बाद मुझे भी थोड़ी थोड़ी बोरियत होने लगी थी। दरअसल मुझे अपने पुरखों की ज़मीन के कुछ पेपरवर्क के सिलसिले में यहाँ वापस लौटना पड़ा था। अब मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए ही सही, पर उस शहर की भागदौड़ से, उस 9 to 5 के लूप से निकलकर अपने गांव में हरे भरे जंगलों के बीच, पहाड़ों और नदी के बीच सुकून से मज़े करूंगा। पर यहाँ तो मामला ही अलग था। बिजली की तार तो थी, पर ट्रांसफार्मर के फूक जाने से अगल बगल के 2-4 गांव में अगले 2 दिनों तक लाइट शायद ही लौटे। और ऐसी उमस भरी गर्मी में ऐसे दिन बिताना और भी मुश्किल था। ऊपर से संडे का दिन, सरकारी काम भी बंद था। ऊँघती हुई दोपहर में मैं मस्त दाल भात खाकर लेटा था। खिड़की खुली थी, पर हवा भी इस कदर अलसाई हुई थी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाथ से पंखे को झलते झलते अब तो हाथ भी थक गए थे। खैर, जैसे तैसे किसी तरह तेज धूप वाली दोपहर गुजर गई। पर शाम तो और भी नीरस थी। अब खाली घर भी काटने को दौड़ रहा था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा गांव के बाजार घूम लिया जाए, कुछ नहीं तो थोड़ी सब्जियां ही ले लूंगा। सो मैं निकल पड़ा। अब गांव से बाजार ठीक ठाक दूरी पर था, पर अब करने को कुछ था भी नहीं, तो मैं पैदल ही निकल पड़ा। गांव थोड़ा खाली खाली सा था। खेतों में लगी फसलें भी अब सूखी अकेले खड़ी खड़ी थक कर झूल रही थी। पर एक अजीब सा एहसास था, एक अजीब सा खालीपन, एक खौफ, जैसे कोई या कुछ कहीं तो छुपा हुआ है, या शायद मेरे भीतर के ख्यालों के शोर मुझ में ये सारी बेकार की बातों को जन्म दे रहे थे। पता नहीं। मैं वैसे ही सोचता देखता मेड़ और आरियों से होता बाजार पहुंच गया।
अब बाजार में भीड़ भाड़ ठीक ठाक थी। कहीं कोई ज़मीन पर सब्जियाँ लिए बैठा था, कहीं किराने के सामान दुकान के बाहर झांक रहे थे। कुछ ठेलों में चाट और पुचके थे, कहीं मिठाइयाँ बन रही थी तो कहीं समोसा। बहुत ही चहल पहल थी। मैं बस ऐसे ही झोला लेकर भटक रहा था और तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, ओए पोल्ट्री। ये सुनकर मैं पीछे पलटा। अगर किसी ने मुझे ये बचपन में कहा होता तो मैं उसे पत्थर उठाकर मारता, पर अभी ऐसे अचानक से ये सुनकर मैं ज़ोर से हंस पड़ा। यह आवाज़ मेरे बचपन के दोस्त रंजन की थी। मैं भी ज़ोर से चिल्लाया, ओए जनरेटर तू। ये सुनकर उसने मुझे अपनी उंगलियों से चुप रहने का इशारा किया और फिर मुझसे गले लगकर ज़ोर ज़ोर से उछलने चिल्लाने लगा। सच कहूँ तो मैं भी बहुत खुश था। आने लगा, लाला की चाय और समोसे खिलाए। फिर वो मुझे अपनी दुकान पर ले आया। उसने अपने पिताजी की दुकान को ठीक ठाक बना दिया था, एकदम किसी छोटे मोटे सुपरमार्केट के जैसा। वहाँ भीड़ बहुत थी। फिर उसने अपने एम्प्लॉय यानी छोटू को हिदायत दी कि वो जा रहा है, शाम को दुकान बढ़ाकर ताला ठीक से लगा दे। और मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसने धीरे से पूछा, बियर पिएगा? पूरे स्टेट में लिकर बैन है, पर यहाँ हर चीज़ लीगल से भी ज़्यादा लीगल है। बस कांटेक्ट और कनेक्शन होना चाहिए। फिर क्या था, रंजन ने मेरे झोले में ठंडी बियर की बोतलें ली और हम उस नदी के किनारे जंगल की दहलीज पर बनी उस बड़ी चट्टान पर पहुंच गए। वही चट्टान जहां हम सब बचपन में घंटों तैरने के बाद थक कर बैठते थे। फिर क्या था, बियर, चखना और बातें। न जाने कब शाम का धुंधलका रात में बदलने लगा। हर तरफ सुकून भरी आवाज़ें और नदी की वो खूबसूरत सी हल्की मध्यम मध्यम सी धार। हाँ, अब मैं नशे में था या फिर वो सब सच में जादू ही था, पता नहीं। पर शायद सुकून इसी को कहते हैं, कुछ देर के लिए कहीं बस यूं ही हो जाने का एहसास। पर तभी कुछ हुआ। मुझे नज़र आया दूर पहाड़ी पर जंगल की ओर जाने वाली कच्ची पगडंडी पर एक टॉर्च की हल्की पीली रोशनी। एक बिल्कुल अधेड़ उम्र का आदमी हाथों में एक झोला लिए ऊपर की ओर चढ़ रहा था। बड़ी ही अजीब बात थी। ऐसे सांझ ढले, ऐसे निर्जन जंगल में कोई क्यों ही जाएगा। मैंने उसकी ओर उंगली से इशारा करते हुए रंजन से पूछा, वो कौन है? इतनी रात में जंगल की ओर क्यों जा रहा है? पर रंजन ने मेरा हाथ एक झटके से हाथ मारकर नीचे कर दिया और मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए उसने उधर से नज़रें हटा ली, मानो जैसे उस इंसान को देखना कोई अपशगुन जैसा कुछ हो। मैं भी कंफ्यूज था, पर मैं उससे पूछता कैसे। वो तो बिल्कुल ही चुपचाप हो गया, लेकिन मेरी नज़र उस रोशनी को तब तक फॉलो करती रही
जब तक वो कहीं ऊपर जंगल के बीच खो नहीं गई। फिर रंजन धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, जैसे वो नहीं चाहता हो कि कोई और उसे सुने। अरे वो सुरेंद्र चा हैं। सुरेंद्र चा, मैं तो उन्हें जानता था। वो तो महेंद्र सिंह के बाग की रखवाली किया करते थे। मैं जब छोटा था तो कई बार उन्होंने मुझे आम चराते हुए पकड़ा, पर कभी कुछ कहा नहीं। उल्टा एक आध आम देकर वापस भेज दिया करते थे। गांव में जब भी कुछ होता तो किसी को कभी कोई तकलीफ़ होती तो सबसे पहले वही पहुंचते। मुझे याद है, एक बार मुझे एक सांप ने काट लिया था। मेरे पापा उस वक्त गांव में नहीं थे और सब झाड़ फूक और न जाने क्या क्या कर रहे थे। उस वक्त सिर्फ एक वही थे जो मुझे अपने गोद में उठाकर सरकारी हॉस्पिटल तक ले गए थे। फिर ये रंजन उन्हें ऐसे क्यों बोल रहा था, और वो इतनी रात गए ऐसे कहाँ जा रहे थे? मैंने रंजन की ओर सवालिया नज़रों से देखा। उसने बात बदलते हुए मुझे टालने की कोशिश की, पर मेरा दिमाग में तो अब वो सवाल बैठ गया था। मैंने इस बार थोड़ा ज़ोर देते हुए उससे पूछा, ये इतनी रात ऐसे कहाँ जा रहे हैं? और तू ऐसे, मतलब क्या छिपा रहा है तू? रंजन इस बार मेरे थोड़ा और करीब आकर फुसफुसा कर बोला, अरे अब ये वो सुरेंद्र चा नहीं रहे, बदल गए हैं। काम वाम छोड़कर पता नहीं क्या काला जादू तंत्र वगैरह करते रहते हैं। तुम तो गांव में रहते नहीं हो ना, तुम्हें कहाँ से ये सब पता होगा? उसकी कही बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर गांव में इस तरह के अंधविश्वास और अफवाह, इन सब में मुझे कभी भी विश्वास नहीं था। और ऐसे किसी जानने वाले के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बात सुनकर बुरा तो लगता है। मैंने उसे झिड़क कर कहा, अबे क्या बकवास है यार ये सब। रंजन इस बार संजीदा होकर बोला, तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास थोड़े होगा। तुम ठहरे प्रॉपर शहरी बाबू, जानते भी हो कि क्या हुआ था। 4-5 साल पहले हरुआ जो इनका दोस्त था, उसने दूसरी शादी कर ली। पहली वाली तो बीमारी से मर गई थी। उस समय ये और हरुआ दोनों का साथ में उठना बैठना था, बचपन के दोस्त थे दोनों। पर सुरेंद्र चा की नीयत फिसल गई। कहते हैं वो उसकी बीवी से मिलने जुलने लगे। गाँव वाला सब देखा कितना बार। पहले तो बस दबा हुआ आवाज़ में सब बात करता था, फिर लोग बोलता है कि ये कुछ जादू टोना करके हरुआ को गायब कर दिए। उसका बॉडी भी नहीं मिला था। अरे थाना पुलिस सब हुआ, ये तो कुछ दिन रिमांड में भी रह के आए। और एक बात है, अगल बगल का गांव में बच्ची लोग गायब होने लगी थी। केस था, उस समय पर कोई सबूत नहीं मिला तो छूट गए। हरुआ की बीबी भी इनसे मिलने कई बार थाना जाती थी। पता नहीं फिर वो भी अपना छोटी सी बच्ची को लेके गांव छोड़ दी। अब बहुत तमाशा हुआ था उस टाइम। मैं ये सब सुन रहा था, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी नज़र में तो ये सब गांव वालों की चुगली ही थी। और सुरेंद्र चा थे तो भले इंसान। खैर, मैंने उसे कुछ कहा नहीं, और कहता भी तो क्या। उस रात उसने मुझे घर वापस छोड़ा और वो अपने घर निकल गया। मैं कई घंटों तक उसकी कई बातें और सुरेंद्र चा के बारे में सोचता रहा और सो गया। फिर अगले दिन मैं उनसे मिलने उनके घर पहुंच गया। वो अब भी वहीं रहते थे, अकेले, उसी पुराने घर में। एक छोटा सा मिट्टी और लकड़ी से बना घर, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने बचपन में देखा था। गांव से थोड़ा दूर, पहाड़ और जंगल के काफ़ी करीब। पर अब पहले की तरह वो घर जिंदा सा नहीं था।
छत के छप्पर टूटे हुए थे। चारों ओर घास और जंगली झाड़ियों ने उस घर को घेर लिया था। मिट्टी की दीवारों पर न जाने कितनी दरारें उभर आई थी, जैसे कितने दिनों से उस पर लिपाई पुताई नहीं हुई हो। कुछ बकरियां और मुर्गियां इधर उधर बस यूं ही भटक रही थी। मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, सुंदर चा, ओ सुंदर चा, कहाँ है जी? घर के भीतर से अधेड़ उम्र के सुरिंदर चा बाहर आए। झुकी हुई कमर, आंखों पर एक मोटा सा चश्मा, चेहरे पर होगी खुरदुरी सफ़ेद दाढ़ी से झांकता उदास और समय से हार मान चुका चेहरा। पतले दुबले शरीर पर लदी एक पीली पड़ चुकी पुरानी सफ़ेद शर्ट और पजामा पहने वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। सच कहूँ तो मैं भी पहली नज़र में उन्हें पहचान नहीं पाया था। फिर मैंने ही उनसे कहा, अरे चचा, मैं प्रदीप, राम सरन का लड़का। इस बार वो चहक के बोले, अरे बेटा तू कैसे नहीं बाबू, कितना दिन बाद देखे तुमको। गाँव एकदम भूल गया ना, एकदम मैं भूल गया तुम लोग गाँव। मैं उन्हें देखकर खुश था और शायद वो भी। हम दोनों घंटों तक वहीं उनके घर के बाहर रखी चौकी पर बैठे बतियाते रहे। उन्होंने मुझे बकरी के दूध की चाय भी पिलाई और छेड़ते हुए बोले, तुमको ये सब पसंद कहाँ आएगा, तुम तो वहाँ पता नहीं काका खाता पीता होगा। मुझे उनसे बात करने में अच्छा लग रहा था, पर एक सवाल जो मेरे दिमाग में कल रात से बैठे हुए था, पर मुझ में उनसे वो पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। न जाने कितनी देर बाद मैं वहाँ से निकला। मुझे उनसे बात करने के बाद रंजन की कही बात सच में एक अफवाह ही लग रही थी, और ऐसे भी गांव में अफवाह के फैलने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए होती है। खैर, मैंने रंजन को फ़ोन किया। अब शाम को समय काटने के लिए दोस्त और मेयर मिल जाए तो और क्या चाहिए, पर उसने मिलने से मना कर दिया और मैं वापस उसी चट्टान पर आकर बैठ गया। वहाँ नदी के किनारे एक अजीब सा सन्नाटा था और फिर शाम ढलने लगी। उस सुनसान में ऐसे बैठने में मुझे भी डर लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि वापस चलता हूँ, लेकिन तभी फिर एक बार मुझे वही टॉर्च की रोशनी ऊपर जाते हुए नज़र आई। मैं पहले तो ठिठक गया, पर फिर मैं तो सुरेंद्र चा को सुबह मिलकर भी आया था। हो सकता है वो किसी काम से वहाँ ऊपर जाते हों और गांव वालों ने बस ऐसे ही कहानी बना रखी हो। तो मैंने हिम्मत की और उस रोशनी को फॉलो करने लगा। वो ऊपर की ओर जा रहे थे और मैं अपने फ़ोन की रोशनी के सहारे उनके पीछे पीछे। कटीली झाड़ियों और झुरमुट से होते हुए मैं पीछे चलता जा रहा था, पर फिर मुझे उस हल्की रोशनी में एक बात खटकी। उस कच्ची सकरी पगडंडी पर नीचे बूंदें गिरी हुई थी। पहले तो मैं समझ भी नहीं पाया कि वो था क्या, पर फिर अगल बगल झाड़ों के पत्तों पर और पेड़ों के टहनियों पर भी कुछ लगा था। मैंने अपनी फ़ोन की लाइट उसे देखने के लिए घुमाई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो खून था, लाल ताज़ा गाढ़ा खून। आखिर ये सब हो क्या रहा था? पर अब तो मुझे सुरेंद्र चा का सच जानना ही था। मैं बस उस टॉर्च की हल्की रोशनी को फॉलो करते हुए ऊपर चढ़ने लगा। कुछ घंटों की चढ़ाई से मेरी सांस फूलने लगी और मेरी रफ्तार भी धीमी पड़ गई। पर सुरेंद्र चा तो फुर्ती से चढ़ते जा रहे थे। काफ़ी ऊपर जब वो लगभग चोटी पर पहुंच गए तो उन्होंने अपने कंधे पर टंगी झोली
उतार कर नीचे रख दी और वहीं चट्टान पर बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। आसमान में हर तरफ चांद की रोशनी में सब कुछ साफ साफ था। मैं ये सब थोड़ी दूर झाड़ियों से देख रहा था, पर फिर एक अजीब सी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज गई। एक भारी सी मनहूस आवाज़। उस आवाज़ में एक अलग सी नफरत थी। अपनी गंदी शक्ल दिखाने आज भी तो बिल्कुल वैसा ही है, एकदम नाकारा। चलो तेरी सारी मुसीबत खत्म कर देता हूँ। आजा आजा मेरे साथ, आजा तू भी मेरे इस नरक का हिस्सा बन जा। वो आवाज़ किसकी थी और कहाँ से आई पता नहीं, पर उस आवाज़ से रात अचानक से कोहरे में कहीं खो गई। हर चीज़ धुंधली धुंधली सी नज़र आ रही थी, पर एक चीज़ साफ साफ दिख रही थी। वो मरा हुआ मुर्दा पेड़ जो अब जिंदा नज़र आ रहा था। उसकी सूखी लकड़ियाँ अजीब से किटकिटाने की सी आवाज़ कर रही थी। वो हवा के साथ नहीं, खुद से ही हिल रही थी, मानो जैसे वो जिंदा हो गई हो और उसकी लकड़ियों पर मांस चढ़ रहा हो। पता नहीं वो घिनौना ज्यादा था या डरावना। उस पेड़ में एक अजीब सी शक्ल उभरने लगी। नहीं, वो एक नहीं थी, एक जैसी कई सारी शक्लें थीं। चीखती चिल्लाती रोती शक्लें, मानो जैसे वो सब उस पेड़ से बाहर आने की कोशिश कर रही हों। उन सब की आवाज़ उस पेड़ से एक गूंज की तरह पूरे जंगल में फैल रही थी। हर एक चेहरा अनजान सा, अजीब सा, अधूरा सा। फिर उस पेड़ में एक अजीब सा किसी शरीर जैसा कुछ उभरने लगा। मैं उस पेड़ में उसके हाथ पांव धड़ सब कुछ साफ साफ देख सकता था। वो जो भी था पेड़ से जंजीरों में बंधा हुआ था और बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो कभी चीखता, कभी दहाड़ता, तो कभी गिड़गिड़ाता। मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा भाई। वो चीज आवाजें बदल कर गिड़गिड़ा रही थी। फिर अचानक से वो आवाज एक दहाड़ में बदल गई। मुझे आजाद कर सुरेंद्र, वरना मैं तुझे अंदर से खोखला कर दूंगा। खा जाऊंगा तुझे, तेरे दिल को अपनी हाथों से तेरे सीने से निकाल कर उसकी धड़कन महसूस करूंगा। पर तू मरेगा नहीं, तू जिंदा रहेगा ये सब देखने के लिए। तू भी तो महसूस करेगा इस नर्क को। फिर उस पेड़ के हर हिस्से में दांत जैसा कुछ उभर आया, मानो जैसे उसके कई सारे मुंह हों और उन सबसे कुछ बह रहा था। गीला, लिजलिजा, सड़ा हुआ, काला सा, और मानो जैसे हर ओर बस सड़े हुए मांस और सूखे खून की एक अजीब सी गंध थी। लेकिन सुरेंद्र चा अभी वैसे ही बैठे थे। वो कुछ बुदबुदा रहे थे, मानो जैसे उन्हें इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, जैसे उनके लिए ये सब रोज की बात हो। उन्होंने फिर एक चाकू निकाला और इस बार अपनी दाईं हथेली पर एकदम धीरे से उस चाकू से काट लिया। उससे रिसते हुए खून को उन्होंने अपने झोले में गिराया और उसे ऐसे हिलाने लगे जैसे उसमें कुछ मिला रहे हों। उसके बाद उन्होंने उसमें से एक मांस का लोथड़ा निकालकर उस पेड़ में बने उस मुंह में डाल दिया। इस बार उस पेड़ के काले छेद से
न जाने कितनी ही यारी जैसी एक के पीछे एक दांत निकल आए और जैसे वो उसे चबाने लगा। फिर उस पेड़ ने वो टुकड़ा मानो जैसे सुरिंदर चा की ओर थूक दिया और जोर से चिल्लाया, बकरे का मांस? तुम मुझे क्या चूतिया समझता है साले? मुझे इंसान का मांस चाहिए, मुझे तेरा खून चाहिए, नहीं तो जो इंसान तो मेरे पास लेके आया है मुझे वो लाके दे। वो देख, उस झाड़ी के पीछे से वो हरामी झांक रहा है। ये कहते कहते उसने जैसे ही मेरी ओर इशारा किया, मैं तो बिल्कुल ही हड़बड़ा गया। मेरी जान हलक में अटक गई और मेरे हाथ पांव जम गए, मेरा शरीर थरथराने लगा। एक पल को तो मुझे उन दोनों की घूरती आंखों में मेरी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं इन सब से उभर पाता, कुछ सोच पाता, इससे पहले ही सुरिंदर चा मेरी ओर लपके। ऐसा लगा कि बस आज मेरी कहानी खत्म। सुरिंदर चा बस अभी मुझे पकड़कर उस पेड़ को खिला देंगे। और अगले पल वो मेरे पास खड़े थे। उन्होंने मेरा हाथ एकदम जोर से कसकर पकड़ लिया और पहाड़ी से नीचे दौड़ पड़े। वो मुझे लगातार खींचते जा रहे थे और मैं हांफता हुआ बेसुध बस उनके पीछे लगभग घिसटता हुआ भागता जा रहा था। फिर अचानक से मेरा पांव किसी पत्थर या लकड़ी से टकराया, पता नहीं, और मैं गिर पड़ा। ढलान इतनी ज्यादा थी कि सुरिंदर चा भी मुझे संभाल नहीं पाए और मैं बहुत देर तक ढलान के साथ घिसटता रहा। फिर मेरा सर किसी चीज से टकराया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। मेरी आंख जब खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं सुरिंदर चा के कमरे में उनकी खटिया पर था और वो वहीं मेरे करीब बैठे थे, बिल्कुल उदास, एकदम चुपचाप। पर मेरा शरीर बुखार से तप रहा था और मेरे दिमाग में अब भी कल रात की वो सारी तस्वीरें रह रहकर घूम रही थी। सुरिंदर चा ने अपनी शांत आवाज में जब मुझसे पूछा तो मेरी आंखों में बसा डर एकदम से आंसू बनकर बह निकला। मैंने रोते रोते ही उनसे उनका सच पूछा तो अब तक बिल्कुल शांत बैठे सुरेंद्र चा के चेहरे पर एक लाचारी नजर आने लगी। वो जानते थे कि कल रात मैंने उन्हें जैसे देखा उसके बाद वो मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकते थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली, मानो जैसे हिम्मत बटोर रहे हों, और एक बड़ी ही गहरी आवाज में बोले, तुम जो कल रात देखे वो पूरा सच नहीं था, और जिसको तुम कल उस पेड़ में देखे वो हरुआ है, पर उसका ऐसा हालत के लिए हम नहीं, वो खुद जिम्मेदार है। तुमको मालूम भी नहीं है कि वो क्या क्या किया है और क्या कर सकता है। ये पूरा कांड हमारे आंख के सामने घटा था। तुमको अंदाजा भी नहीं है कि इस सब के चक्कर में हम कौन कौन नरक भोगे हैं। खाली वो हरुआ के कारण साला खुद तो न मरता है न जिंदा, हमरा भी मरना मुहाल कर दिया है। तुम जानता नहीं है पिछला 7 साल में हम का झेले हैं। वो ये बोलते बोलते फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बताया कि हरुआ अपनी पहली बीवी के मरने के बाद कैसे बिल्कुल पागल सा हो गया था। वो दिन भर नदी के किनारे भटकता रहता और कई बार तो अजीब अजीब लोगों से मिला करता। उन्हें लगा कि कहीं वो नशे की लत में तो नहीं डूब गया, पर शायद मामला कुछ और ही था।
वो तो अघोरियों और तांत्रिकों के साथ साधना, काला जादू और न जाने किन किन चक्रों में डूब गया था। एक बार तो सुरेंद्र चा ने उसे शमशान में सड़ी हुई लाश खाते हुए देखा और उस दिन उन्होंने उसे खूब समझाया बुझाया, उसे अपने साथ रखने लगे और फिर उसने दूसरी शादी कर ली। सबको लगा कि अब सब ठीक है और शायद हुआ भी, पर फिर आसपास के गांव से छोटी बच्चियां गायब होने लगी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, पर किसी को भी, इवन उन्हें भी कभी हरुआ पर शक नहीं हुआ। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब एक रात सुरेंद्र चा ने खुद को संभालते हुए उस रात की बात बताई। एक रात उनकी बीवी चीखते हुए हमारे दरवाजे पर आई। वो रो रही थी और चिल्लाते हुए बोली, भैया हमार मुनिया के बचा लो, बचा लो, हमार मुनिया के वो हरामी हरुआ के लेके वो छोटी पर गया है, बचा लो। ये बोलते बोलते सुरेंद्र चा की आंखें बिल्कुल ऐसी थी मानो जैसे वो उस दिन को वापस से जी रहे हों। उनके हाथ पांव कांपने लगे और वो वहीं जमीन पर बैठ गए। फिर बोले, वो दिन हम जो देखे हम कभी नहीं भूल सकते। वो दिन अगर हम नहीं पहुंचते तो सच में अपनी बेटी को मार ही देता। उसका हाथ का चाकू देख के हम भी सिहर गए, पर फिर किसी तरह वो बेचारी बच्ची को तो बचा लिए, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। उसका हाथ का चाकू दोनों के लड़ाई में सीधा हरुआ के सीने में लग गया। उस दिन ऐसा लगा जैसे जंगल का सारा काला साया उसके अंदर घुस गया। चाकू से वो मरा नहीं, लेकिन शायद उसको जिंदा भी नहीं बोल सकते। वो तो कुछ और बन गया। हम जैसे तैसे उसको उस दिन उस पेड़ के साथ बांध दिए, लेकिन हम जानते हैं कि अगर वो कभी भी आजाद हुआ तो सब निगल लेगा, वो पूरा गांव खा जाएगा। बस इसीलिए हम वो दिन से उसको शांत रखने के कोशिश में लगे हैं। हमको भी कभी कभी डर लगता है कि हमरा जाने के बाद क्या होगा। उस दिन उनकी वो कहानी सुनकर मैं ऐसे भागा जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म को छोड़ चुकी हो। मैंने सीधा अपने लौटने की टिकट कटाई और वापस से अपने शहर लौट आया। पर वहाँ से लौटने के बाद भी मैं कई दिनों तक बीमार रहा। मैंने कितनी बार उस पुराने इंसिडेंट को बस एक बुरा सपना समझकर भूल जाने की कोशिश की, पर आज सुबह रंजन का कॉल आया था। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे हाथ से फ़ोन लगभग गिर ही जाता। उसने बताया कि आज सुबह सुरेंद्र चा अपने बिस्तर पर मरे हुए मिले। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी शायद।